इंदिरा जी बहुत प्रभावित हुई। राजा साहब यारों के यार हैं। तो मैं उस समय नगर पालिका अध्यक्ष था, लेकिन किसी पार्टी में नहीं था। ना राजा रहे ना महाराजा रहे। एक और किला है तो दूसरी ओर महल। मुझे जी राजा कहलाना कोई पसंद नहीं है। देखिए, युवराज क्लब में स्कॉच कोर्ट नहीं है कि जनसंघ की मानसिकता और आरएसएस की विचारधारा से मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। जी पापा बहुत अच्छे ओपनर बैट्समैन थे। बाकी तो इतिहास है। तो ज़्यादातर जीतता कौन था आप दोनों? देखिए, श्रीमंत माधवराव सिंधिया जनसंघ के संसद सदस्य थे। सेंट्रल इंडिया में तुम्हें लगातार 5-6 साल नंबर 1 रहा। ये जानकारी मेरी पत्नी को नहीं थी, स्वर्गीय आशा को। हॉट टॉक भी हो जाती है, लेकिन नेशनल लेवल पर ही मुझे 4 की रैंकिंग थी। लायंस क्लब का मेंबर बना गुना के बताया था। और उस समय महावीर पंड्या जी हमारे बड़े निकट मित्र थे। अशोक गोयल जी का मेरे साथ बहुत ही निकट का दोस्ताना रहा। लायंस क्लब के जितने यार दोस्त थे वो आके बैठ के बातचीत करते थे, चाय नाश्ता करते थे। भजन सेठ के पिताजी रामलाल जी से मेरा परिचय था। नेमीचंद जी वकील साहब हमारे 4 पुश्तों से हमारे वकील हैं। दोस्तों, मेरा नाम नंदू है और मैं अपने दोस्त पदम के साथ आज अपने और आपके चैनल 2 टूक विथ नंदू को लेकर आ गया हूँ झीलों के शहर राजा भोज की नगरी भोपाल में। और यहाँ आने का मुख्य कारण है 2 बार के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह से मिलने का। और दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के निवास स्थल पर। उनसे उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आइए चलते हैं उनके निवास के अंदर। साथियों, हमारे शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि हम अपने मेहमान से मिलने से पूर्व उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं, यानी कि इंट्रो लिखते हैं ताकि दर्शकों से उनका परिचय करा सकें। किंतु मैं और मेरा मित्र पदम जब दिग्विजय सिंह जी के लिए इंट्रो लिखने बैठे तो मानो हमारी कलम ही कुंद पड़ गई, क्योंकि हमारे आज के मेहमान का व्यक्तित्व भी इतना विराट है कि उनका इंट्रो लिखना हमारे बूते की बात नहीं है। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी से। दिग्विजय सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम 2 टूक विद नंदू में। और दोस्तों, मैं अपने मित्र पदम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सारी दुनिया आदरणीय आपको दिग्विजय सिंह जी के नाम से जानती है, मगर गुना, राजगढ़, अशोकनगर, रावगढ़, इन जगहों पे आपको प्यार से दिग्गी राजा या राजा साहब के नाम से जानती है। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि यहाँ राजा साहब का आशय पद प्रतिष्ठा या कोई राजशाही सामंत इन चीज़ों से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह हमारे क्षेत्र के लोगों की आत्मीयता और आदर सम्मान का भाव है। तो आदरणीय, मैं आपसे आदेश लेना चाहता हूँ कि आज पूरे वार्तालाप में मैं भी आपको राजा साहब कह के ही पुकारूं। वैसे तो 47 के बाद राजपाट ख़त्म हो गए, ना राजा रहे ना महाराजा रहे। तो मैं तो कभी अपने नाम के सामने राजा लिखता नहीं हूँ। और मुझे भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं है राजा कहलाना। ठीक है, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आपका जीवन मुझे जी राजा कहलाना कोई पसंद नहीं है। श्रीमान जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके माता पिता के बारे में। जब आप विधानसभा चुनाव लड़ते थे तो आप अन्य दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे, बाकी पूरी विधानसभा आदरणीय अपर्णा देवी जी देख लेती थी। क्या ये बात सच है? थोड़ा उनके बारे में बताएं। पहली बात तो यह है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मेरी माता और पिता दोनों का बहुत ही प्रेम मिला जी। और एक तरफ जहाँ पिता का मुझे मार्गदर्शन मिला, मुझे अपनी शिक्षा में, अपने खेल कूद में
और अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव उनका मेरे जीवन पर रहा। मेरी माँ पूर्णतः गृहिणी थी जी। और गृहिणी के होने के साथ साथ वे बेहद धार्मिक थी। तो जो भी मुझ में जो धार्मिकता का एक अंश है अपने जीवन में मैंने अपनाया है, उसका पूरा श्रेय मेरी माताजी को जाता है। जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, उन्होंने मुझे बहुत ही नियमित और अनुशासन में रखा और बचपन से मुझे उन्होंने एक दिशा दी अपने आप पर आत्मनिर्भर होने की। मैं जब बोर्डिंग स्कूल गया तो लगभग 4 साल 10 महीने का था जी। और उस उम्र में मुझे बोर्डिंग स्कूल अकेला छोड़ दिया गया। स्क्वैश खेल में आप बड़े आला दर्जे के खिलाड़ी थे। चूँकि आम जन में यह खेल इतना प्रचलित नहीं है, उसका कोड भी सहज उपलब्ध नहीं होता। हम जानना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को स्क्वैश का शौक़ कैसे लगा? क्या गुना के युवराज क्लब में आपने स्क्वैश खेला है? उस समय की कुछ यादें या साथी खिलाड़ियों के संबंध में जी कुछ बताना चाहें। देखिए, युवराज क्लब में स्क्वैश कोर्ट नहीं है, एक रैकेट्स कोर्ट हुआ करता था जो कि वहाँ खेला नहीं जाता था। आपके कुछ मित्रों ने हमें बताया, इस कारण मैंने पूछा। नहीं, वहाँ नहीं था। वो एक रैकेट्स कोर्ट पुराना था, लेकिन उसका चूँकि कभी उसकी देखभाल नहीं हुई, मरम्मत नहीं हुई, तो वो वहाँ कोई गेम होता नहीं था। लेकिन स्क्वैश रैकेट अलग है, रैकेट्स गेम अलग होता है। स्क्वैश रैकेट मुझे मेरे पिताजी ने उसमें प्रोत्साहित किया जी। और मैंने स्क्वैश खेलना शुरू किया। तो दिल्ली कॉलेज में स्क्वैश कोर्ट भी थे और मेरे पिताजी ने राहुगढ़ किले में भी एक स्क्वैश कोर्ट बना दिया था। अच्छा। वो भी खेलते थे, मैं भी खेलता था। तो धीरे धीरे मुझे उसमें रुचि हुई और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कहते हुए कि मुझे सेंट्रल इंडिया में तुम्हें लगातार 5-6 साल तक नंबर 1 रहा। नेशनल लेवल पर ही मुझे 4 की रैंकिंग थी। इसलिए लेकिन ये पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो मेरे पिताजी को जाता है। तो जब आपने बताया कि आप और पिताजी दोनों स्क्वैश खेलते थे, तो ज़्यादातर जीतता कौन था आप दोनों? देखिए, ये तो ऐसा है कि मैं उस समय 14-15 साल का था। वो लगभग बड़ा एनर्जी गेम भी है। हाँ। तो लेकिन उनके पास कला थी, उनके पास स्ट्रोक्स थे, उनसे मैं बहुत सीखा हूँ। अच्छा, एक और हमारे पास जानकारी है कि इमरजेंसी के दौरान कभी किले में कोई छापामारी की कार्रवाई हुई थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आप रोशनी डाल सकें। ऐसा है कि उस समय गोल्ड कंट्रोल एक्ट जी लागू था और गोल्ड कंट्रोल एक्ट में जो मोहरे और अशरफी हैं गोल्ड सिक्के थे, उनमें रखने की डिक्लेरेशन किया जाता था। जिसके पास भी 5 से ज़्यादा थे उनको डिक्लेरेशन की आवश्यकता थी जी। ये जानकारी मेरी पत्नी को नहीं थी, स्वर्गीय आशा को। तो उस समय छापा जब डला तो उनके उसमें मोहरे और अशरफी 5 से ज़्यादा मिली जी। उसकी वजह से पूरा हमारा जो ऑर्नामेंट्स थे जी, जो हमारे घरू हमारे जो जेवर थे जी जी, वो सीज़ किए गए थे, फिर बाद में छोड़ दिए, क्लीन चिट मिल गई। अच्छा, आपके मिलने वाली एक और बात बताते हैं कि अगर दिग्विजय सिंह जी राजनीति में नहीं आते तो निश्चित रूप से आला दर्जे के क्रिकेटर होते। और दीतलवाड़ा जो अभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ उसमें आपके सुपुत्र जेबी साहब ने भी ये बताया कि पापा बहुत अच्छे ओपनर बैट्समैन थे। ज़रा बताएं थोड़ा। हाँ, मैं स्कूल टीम में रहा, फिर यूनिवर्सिटी टीम में रहा और मध्य प्रदेश स्कूल क्रिकेट टीम में मैं रहा और उसके बाद सेंट्रल जोन क्रिकेट टीम में भी मेरा चयन हो गया था। इंदौर यूनिवर्सिटी के लिए 4 साल तक मैं खेला और 1 साल में वाइस कैप्टन भी था। तो ठीक है, तो अब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो इसलिए ज़्यादा खेल कूद के लिए समय तो कब छूट गया फिर ये खेल आपके? मैं जब हाथ से बल्ला कब छूट गया? मैं यूनिवर्सिटी में जब तक रहा तो क्रिकेट खेलता रहा। फिर उसके जब मैं इंजीनियरिंग डिग्री मेरे को मिल गई तो राहुगढ़ आके रहने लगा, तब अपने आप छूट गया। जब
आदरणीय, हम आपके इंटरव्यूज़ की तैयारियां कर रहे थे तो हमने जाना कि आपके दोस्तों और शुभचिंतकों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उन्हीं में से एक हैं हमारे श्री अशोक गोयल जी। उन्होंने कहा कि राजा साहब यारों के यार हैं। तो ज़रा आप अपने मन से इस बात पर रोशनी डालें। अशोक से मेरा परिचय तब हुआ जब मैं लायंस क्लब का मेंबर बना गुना के। बताया था। दिग्विजय सिंह जी मेरे विगत 50 साल से अधिक समय से मित्र हैं और उनमें और मेरे में जो मित्रता है वो निस्वार्थ निर्मल मन की है। वो धुरंधर कांग्रेसी और मैं उतनी ही कट्टर भाजपाई आरएसएसी जनसंघी पृष्ठभूमि से हूँ। मेरे ऊपर जिसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनका, उन्होंने मेरे बड़े बेटे का पूरा कैरियर बना दिया। ये उनके ही बस की थी जो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी से मेरे बड़े बेटे का वीज़ा करा दिया। वो भी जिस तरह से राजा साहब ने मेरे बड़े बेटे मनीष का वीज़ा करवाया, उसी तरह से उन्होंने अपने एक फ़ोन से मेरे छोटे बेटे सिद्धार्थ की नौकरी लगवाई। और ये दोनों मेरे ऊपर, अब मैं उन्हें उपकार मानूं, मित्रता का कर्तव्य मानूं, वो सब जो भी मान लें हम लोग, वो है। और वो दोनों बच्चे ऐसे हैं कि अमेरिका में कोई भी उनके बारे में एक शब्द गलत बोलता है तो वो लड़ने लगते कि वो मेरे अंकल नहीं है, वो मेरे चाचा जी। बताया था। और उस समय महावीर पंड्या जी हमारे बड़े निकट मित्र थे, कांग्रेस में भी थे और उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते थे। और नमस्कार जी, मेरा वर्ष 1969 से उनसे व्यक्तिगत परिचय हुआ। वर्ष 1971 में कुछ मित्रों के साथ मिलकर हमने गुना में लायंस क्लब की स्थापना की। वे पहले उपाध्यक्ष और बाद को अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। लगभग 20 साल तक हमने उनके साथ मिलकर समाज सेवा का काम किया। वर्ष 1977 में विधानसभा के चुनाव में वे रावौर से और मैं गुना से विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे विजयी रही और उनकी राजनीतिक यात्रा अभी भी चालू है। 6 माह की पैदल नर्मदा यात्रा और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ प्रथम भारत जोड़ो यात्रा उनके दृढ़ संकल्प का परिचायक है। लगभग 55 साल के लंबे संबंध में मैंने अनुभव किया है। वे अंतर्मन से धार्मिक और हेल्पिंग स्वभाव के व्यक्ति है। विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहते हुए उन्हें क्षेत्रवाद, पार्टीवाद, जातिवाद से हटकर हजार लोगों के स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी और आर्थिक संबंधी सहायता प्रदान की है। गुना जिले में चाचौड़ा बीनागंज में भूगर्भ से प्राप्त दुर्लभ जैन प्रतिमाओं को कैबिनेट डिसीजन कराकर उन्होंने जैन समाज को प्रदान की। जैन समाज के प्रमुख क्षेत्र कुंडलपुर, नेवाबाद, डोंगरगढ़, पुष्पगिरी आदि क्षेत्र को भूमि प्रदान कर क्षेत्रों के विकास में उन्होंने अभूतपूर्व सहयोग दिया है। प्रारंभ में जब भी वे गुना आते थे, युवराज क्लब में टेनिस खेलने के लिए अवश्य आते थे और बहुत आनंद उठाते थे। हमारा परिवार वीर प्रभु से प्रार्थना करता है उन्हें सपरिवार स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करे, जिससे देश और समाज की वो सेवा करता है। और अशोक गोयल जी से भी मेरे पारिवारिक रिश्ते की, हालांकि वो पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख परिवार था। आज दुर्भाग्य से उस परिवार को आरएसएस वाले नहीं पूछते और भाजपा भी नहीं पूछती है। लेकिन अशोक गोयल जी का मेरे साथ बहुत ही निकट का दोस्ताना रहा। और उनकी एक मोटर पार्ट्स की दुकान थी जी, तो मैं अक्सर उनके साथ अजंता ऑटो पार्ट्स वहाँ बैठ के हमारी गपशप हुआ करती थी। लायंस क्लब के जितने यार दोस्त थे वो आके बैठ के बातचीत करते थे, चाय नाश्ता करते थे। तो जब भी मैं गुना जाता था तो या तो वहाँ उनसे दुकान पे बैठ के उनसे बातचीत होती थी या उनके घर जाता था। राजा साहब की राजनीति के बारे में मैं सिर्फ 2 ही बातें बहुत संक्षेप में कहूँगा। नंबर 1, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मध्य प्रदेश के इतना दौरा किया छोटी छोटी जगहों में कि हर जगह उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल मूल से फिर से स्थापित कर दिया।
और हर मतलब कहूँ ब्लॉक में तो उनका निजी सपोर्टर मौजूद था ही। मैं उनसे अक्सर राजा दुलारे कहता रहता हूँ। मेरे राजा दुलारे के बारे में अब तो मेरी इच्छा यही है, मेरी उम्र के इस मोड़ पर, कि राजा जिस सावधानी से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और सफलता तो राजनीति में उनने जहाँ तक पाली है उससे और ऊपर जाएं, यही मेरी एक बधाई कहें, शुभकामना कहें और मेरी इच्छा कहें। मेरी राजनीति तो सिर्फ राजा साहब की सफलता तक सीमित है। सर 26 दिसंबर 1993 की बात है, जब आपने 46 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी के साथ गुना की धरती पर पहला कदम रखा। और सारा गुना उस समय मुझे ध्यान है धुंधला सा कि गुना में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, और ऐसे समय में आप प्रोटोकॉल तोड़कर अशोक गोयल जी की दुकान तक पहुँचे थे। ये सही बात है? हाँ, सही बात है। उनसे मिलने के लिए एक और आपके बड़े अच्छे जिनसे रिलेशन है, प्रतिष्ठित व्यापारी प्रेम नारायण जी राठौर, उनके पिताजी जो रामलाल जी राठौर हैं, हमने सुना है कि उनके और आपके पिताजी के बड़े मधुर संबंध थे, और वो आप परंपरा अभी तक बनाए हुए हैं। जी जी। ये भजन सेठ के पिताजी रामलाल जी से मेरा परिचय था जी। और रामलाल जी मेरे पिताजी के से भी परिचित थे, उनके साथ भी आना जाना हमारा रहता था। जी जी। तब से हम लोग उनके रिश्ते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी से हमारे पैतृक संबंध हैं और वो आज भी हैं, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि जितने भी लोग दुनिया में राजा साहब से जुड़े हैं वो राजा साहब से प्रेरणा लें, और आज मैं जो भी कुछ हूँ राजा साहब की प्रेरणा की वजह से हूँ, और मेरी प्रेरणा भी राजा साहब है। नेमीचंद जैन वकील साहब हुए और भी लोग हुए, इन सबसे आप ये संबंध इतनी व्यस्तताओं के बाद निभा कैसे पाते हैं कि सब लोगों को लगता है कि राजा साहब मेरे करीब हैं? नेमीचंद जी वकील साहब हमारे 4 पुश्तों से जी हमारे वकील हैं। मेरे पिताजी, मैं, मेरा बेटा और अब मेरा जी पोता जी का भी वही काम देखते हैं। पोता तो अभी कम उम्र का है, लेकिन उसकी हाँ उसको भी इसमें मैं शामिल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो परिवार का सदस्य है। जी जी जी। नेमीचंद जी तो अब नहीं रहे, लेकिन निकलंक उनका बेटा है। तो पारिवारिक रिश्ते पालना हर व्यक्ति के एक जहन में होता ही है, और मैं उससे कैसे अछूता रह सकता था। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी के परिवार से हमारे परिवार के 4 पीढ़ियों के संबंध हैं। स्वर्गीय राजा बलभद्र सिंह जी मेरे स्वर्गीय पिता नेमीचंद जी के पहले क्लाइंट थे। लगभग 1960 से उनका आर्थिक कार्य पापा जी ने देखा, और ये वित्तीय अनुशासन उन्होंने अपने जीवन में, दिग्विजय सिंह जी ने, जयवर्धन सिंह जी ने, और यहाँ तक कि उनके पुत्र सहस्त्र जय सिंह ने आज तक व्यवस्थित किया हुआ है। उनके समस्त चैरिटेबल कार्यों में, अन्य कार्यों में भी हमारे परिवार का सहयोग है। और एक विशेष बात ये रही कि उनकी मान्यता रही कि जब भी वो चुनाव किसी भी तरीके का लड़े हों, उसका नामांकन भरने से पूर्व हमेशा उन्होंने हमारे घर का भोजन ग्रहण किया, और उससे हम भी गौरवान्वित हुए, और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और देश के इतने बड़े नेता बने। उससे ना सिर्फ हमारा परिवार और शहर गौरवान्वित है, हम हमेशा उससे गौरवान्वित अपने आप को भी महसूस करते हैं। अब मैं एक बड़ा गंभीर प्रश्न आपसे कर रहा हूँ स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी जी के बारे में। मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले, अब वो फेसबुक पे डाला था या अखबार में डाला था, आपने एक लेख डाला था बहुत बड़ा, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, उसमें से 1-2 लाइन ये ध्यान है कि मैं राजनीति की व्यस्तताओं में व्यस्त रहा और मेरे 5 बच्चे कब बड़े हो गए और सुशील और सुसंस्कृत बन गए, ये मुझे पता ही नहीं चला आशा देवी जी के पालन पोषण की वजह से। उनके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए आप। आशा जी से जब मेरी शादी हुई 1969 में, वो मेरी उस समय में करीब 23 साल का था, वो 18 वर्ष की थी। जी जी। और वे साक्षात देवी थी जी।
और ये मैं बता सकता हूँ क्षेत्र के लोग आज भी ये बात की मैं चर्चा आपको करते कह हैं। सकता हूँ जी कि स्वाभाविक है कि पति पत्नी में कभी थोड़ा सा मतभेदी हो जाता है, कुछ हॉट टॉक भी हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन 1969 से लेके 2013 तक जी मेरे और आशु के बीच में ना कभी हॉट टॉक हुई, ना कभी विवाद हुआ, ना कभी मत भिन्नता हुई। वो सीधी सी एक बात कहती थी कि देखिए, आप पब्लिक लाइफ में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, आपके इस जीवन को मैं हम हस्तक्षेप नहीं करूँगी। जी जी और उन्होंने कभी नहीं किया। जी और एक जो आदर्श पत्नी का रूप वो आशु की था। जी बिल्कुल। और मुझे ये बात कहने पर गर्व है कि मेरी 4 बेटियां हुई, 1 बेटा हुआ। उन 5 को संस्कार डालना, सुसंस्कृत करना, उनकी शिक्षा, उनकी देखभाल करना, ये पूरी की पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी उनकी हुआ करती थी। जी और जो मुझे वो आदेश देती थी वो मैं करता था। यहाँ तक कि हमारे किचन में खाना क्या बनेगा जी वो मैं नहीं कहता था, मैं उन्हीं को कहता था कि कुक को मैं क्योंकि बावर्ची को मैं आदेश नहीं देता कि मेरे लिए बना दो। मैं हमेशा आशु को ही कहता था, वही पूरा कंट्रोल करती थी। तो पूरा घर का काम और चूल्हे से लेकर और मैं समझता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब व्यवस्था सब वही करती थी। आपकी राजनीतिक सहयोग के अलावा सब काम आदरणीय कर राजनीतिक सहयोग भी पूरी करती थी। ऐसा नहीं कि राजनीतिक सहयोग यही है कि अपने पति को पूरा उसके उतार चढ़ाव में साथ देना, यही राजनीतिक सहयोग है। जी जी जी। एक और जानकारी लगी उनकी कि वो जब किसी संभ्रांत महिलाओं के साथ बैठती थी तब वो उस लेवल पर रहती थी, बिल्कुल वंचितों के साथ बैठती थी तब वो उस लेवल पर बात करती थी। किसी को ये पता ही नहीं चल पाता था कि ये इतनी बड़ी और विदुषी महिला है। सही है, ये उन्होंने मेरी माँ से सीखा था, अपनी सासू जी से सीखा था। जी। और मेरी माँ ने कभी भेदभाव नहीं किया, मेरे पिता ने भी नहीं किया। मेरे पिता वो व्यक्ति थे जो कि जब राजपाट हुआ करते थे तब उन्होंने हमारे किले पर जितने भी मंदिर हैं, उस समय तो छुआछूत बहुत होता था, लेकिन सन 41 में ही उन्होंने हमारे राज्य के मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश करा दिया था। तो इसलिए वो पूरा एक जन सेवक के रूप में मेरे पिताजी ने काम किया। वो 1952 में एमएलए भी बने थे। जी। और शुरू से कांग्रेस के थे, खादी पहनते थे। लेकिन 47 के बाद जब गांधी जी ने कॉल दिया कि कांग्रेस पार्टी को अब रचनात्मक कामों में लगना चाहिए, राजनीति से हट के, उस समय उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन उसके बाद वो इंडिपेंडेंट चुनाव भी जीते सन 52 में राहुगढ़ से, लेकिन 57 के बाद फिर वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन कांग्रेस का समर्थन वो पूरा करते रहे। गुना, रावगढ़, ब्यावरा या संपूर्ण अंचल, और मैं अगर ज़्यादा ना बोल पा रहा हूँ तो देश में शायद ही कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो जो एक आम आदमी का इतना सहयोग कर देता हो, चाहे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई लिखाई में सहायता हो या किसी गरीब बेटी की शादी हो, बीमारी के समय जो आप चिकित्सीय सहायता करते हैं उसका कोई सानी नहीं है देश में आपके सामने। आपके समर्थक और विरोधी दोनों बड़ी प्रबलता से इस बात को स्वीकार करते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि आप पब्लिक पल्स को समझते हैं या आपके पास पब्लिक पल्स मापने का कोई मीटर है? देखिए, पब्लिक पल्स का जानकारी लेना ये तो आम बात है। ये हर व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार, राजनीतिक सूझबूझ के अनुसार वो अपना राजनीतिक पल्स लेता है। जी। कोई मैं उसमें अलग नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा इसमें सेफोलॉजिस्ट हूँ या इसमें राजनीति का कोई बहुत ही समझने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि जो मेरे घर आया, मेरे दरवाजे पे आया, उसको मैं सहयोग करने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो मेरा विरोधी भी क्यों ना हो। जी। लेकिन ये मेरे घर आया है, कुछ काम है, तो अगर मैं कर सकता हूँ ज़रूर करता हूँ। गुना की भौगोलिक स्थिति आदरणीय बड़ी विलक्षण है। इसके दक्षिण में राजा साहब हैं तो उत्तर में महाराज हैं, या कहें कि एक और किला है
तो दूसरी ओर महल। मगर इस क्षेत्र की कांग्रेस की राजनीति की सीमा का निर्धारण क्षेत्र भी गुनाई हुआ करता था। गुना के इधर लोग मानते थे कि दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र है, और उस साइड ये मान लेते थे कि महाराज साहब का क्षेत्र है। मगर महाराज साहब के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए खुला मैदान है। उन्होंने तो क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है इस विधानसभा चुनाव में। आप या आपके समर्थक उस ओर कब पहुंचेंगे, लामबंद होगा? देखिए, मैं सन 71 में कांग्रेस में आया जी। तब स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव जी सिंधिया जनसंघ के संसद सदस्य थे जी। उस समय स्वर्गीय राजमाता साहब सिंधिया विजयराजे जी ने भी मुझसे काफ़ी कहा कि तुम जनसंघ में आ जाओ और माधवराव जी के साथ काम करो। मैं उस समय नगरपालिका अध्यक्ष था, लेकिन किसी पार्टी में नहीं था। तो सभी राजनीतिक दल उस समय जो मुख्य रूप से थे जनसंघ जी और कांग्रेस थी। तो मुझे जनसंघ और आरएसएस की काफ़ी पुस्तकें दी गई पढ़ने के लिए, समझने के लिए। फिर उस समय गोविंद नारायण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे संवित सरकार में जी। उन्होंने मुझे कहा गांधी भी पढ़ो, नेहरू भी पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर भी पढ़ो, और रामधारी सिंह दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय भी पढ़ो। ये सारी किताबें पढ़ी। उसी के बाद मेरा ये मन बना कि जनसंघ की मानसिकता और आरएसएस की विचारधारा से मैं नहीं जुड़ पाऊँगा जी। क्योंकि मेरे स्कूल में हमारे हर धर्म के लोग मेरे मित्र हुआ करते थे। मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। तो इसलिए मुझे वहाँ एक जो कहते हैं कि ये कंफर्ट, मतलब जो एक विश्वास होना चाहिए, उस पर कमी रही। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो एक विशालता है कि सबको साथ लेके चलने की, और विशेषकर गरीब तबके की, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की, उसको लेकर मैंने तय किया कि मैं जनसंघ में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा। उसके बाद फिर सन 78 में मैं एमएलए, 77 में एमएलए बन गया था जी जी। उसके इमरजेंसी के अंदर सिंधिया जी, उनके विजयराजे सिंधिया जी की गिरफ्तारी हो गई थी और वो नेपाल चले गए थे अपने परिवार को लेके, माधवराव जी। फिर उसके बाद संजय गांधी जी के साथ उनकी बातचीत हुई, तो वे फिर 77 का चुनाव निर्दलीय लड़े, कांग्रेस मतलब जनसंघ से नहीं लड़े, जनता पार्टी से नहीं लड़े, क्योंकि जनता पार्टी हुई, जनसंघ उसमें जनता पार्टी मर्ज हो गया था। उस समय मेरे संबंध फिर उनके साथ जुड़े, क्योंकि राहोगढ़ असेंबली सीट उसी में आती थी, उनके पार्लियामेंट सीट में, गुना में। इस बात को लेकर मेरा उनसे संपर्क हुआ, और संपर्क होने के बाद मैंने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनका मैंने दौरा कराया, और दौरा कराने के बाद धीरे धीरे हम लोग उनके साथ संबंध बनाने लगे। जी जी। फिर जब 80 का चुनाव होने लगा, तो उस समय ये मुझसे संजय गांधी जी की उनकी कृपा थी मुझ पर जी, और मैं विधायक था और मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का महामंत्री भी था, और संजय गांधी जी की बड़ी कृपा मुझ पर थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, और अर्जुन सिंह जी मेरे नेता प्रतिपक्ष थे, हमसे कहा कि जाके आप माधवराव सिंधिया से बात करिए, क्योंकि उस समय राजमाता सिंधिया चुनाव लड़ रही थी रायबरेली से इंदिरा जी के खिलाफ। जी जी। तो उन्होंने कहा जाके बात करिए, उनको कहिए कांग्रेस में आ जाए। तो मैं बॉम्बे गया, उनसे बात की सिंधिया जी से। तो उनका मन तो था कांग्रेस में आने को, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी माता जी चुनाव लड़ रही हैं, मैं कैसे आ पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, एक बार संजय गांधी जी से मिल लीजिए, इंदिरा जी से मिल लीजिए, बाकी जो होगा। उनका ठीक, मैं मिल लूँगा। तो आकर मिले, उनके साथ बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद उन्होंने तय कर लिया मैं वो कांग्रेस में आ गया। और यहाँ तक कांग्रेस में आई नहीं गई, उन्होंने सन 80 के चुनाव में खुद तो कांग्रेस चुनाव लड़ा ही गुना से, लेकिन राजमाता सिंधिया जी के खिलाफ भी उन्होंने प्रचार करने इंदिरा जी के पक्ष में वो गए। तो उसको बहुत मतलब सिंधिया जी के इस काम से
इंदिरा जी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपना इनको एक तीसरे पुत्र के नाते उसको उनको मानना शुरू कर दिया जी। और सिंधिया जी के परिवार और गांधी जी के परिवार के बड़े निकट के संबंध हो गए थे। तो इसके बाद फिर बाकी तो इतिहास है। 320 विधानसभाएं थीं जब आप अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपके जानने वाले बोलते हैं कि राजा साहब से या तो 320 विधानसभा में से किसी भी विधानसभा का नाम ले लें तो वो वहाँ के 5 कांग्रेसी प्रमुख नेताओं के नाम बोल देंगे और 1-2 विरोधी दल के नेताओं के भी नाम बोल देंगे, और या फिर किसी क्षेत्र के 5 नेताओं के नाम ले दें तो वो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम बताए। तो इस विलक्षण याददाश्त के पीछे का कारण, और लोग बताते हैं कि कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को आदरणीय नाम से पुकार लेते। खैर, अब तब मैं काफ़ी मध्य प्रदेश में घूमता फिरता था जी। अब 2006 के बाद ज़्यादा मैं मध्य प्रदेश का दौरा मैंने नहीं किया, क्योंकि पार्टी ने मुझे दूसरे प्रांतों में पार्टी का काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन उसके बाद नई जनरेशन आ गई, उनके जिनको मैं जानता था वो नहीं रहे या रिटायर हो गए, लेकिन उनके बेटा पोता पोती वो थे। कुछ लोग राजनीति में रहे, कुछ लोग चले गए, दूसरे काम वगैरह में लग गए। तो ये ज़रूर मैं था कि मैं काफ़ी लोगों को पहचानता था और हर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर विकास खंड तक मैंने दौरा किया था और मेरे परिचय उनके साथ थे, पारिवारिक रिश्ते मेरे थे। मैं कोशिश करता हूँ राजनीति में निजी तौर पर राजनीतिक संबंध तो होते ही हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते भी होना चाहिए। और उसमें पारिवारिक रिश्तों में मैं केवल एक कांग्रेस का ही नहीं, हर राजनीतिक दल के मेरे राजनीतिक लोगों से राजनीतिक ही नहीं, पारिवारिक रिश्ते भी हैं। जी जी। अभी बात चल रही थी और मैंने निवेदन किया था कि अब मैदान खाली है और खुला हुआ है, तो आगे गुना के लोग कभी किले से कोई महिला प्रतिनिधि को मैदान में उतरते हुए देखेंगे? मुझे नहीं लगता। आदरणीय, आपने हमसे बात की, अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस पॉडकास्ट को देखकर आपको लगेगा कि हमने आज एक नए दिग्विजय सिंह जी के दर्शन किए हैं।